सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इसे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा जहाँ पर 3 महीने तक इस स्प्रिट टावर का काम पूरा करने के बाद फाइनली यूहा अभी यहाँ स्टारडू फॉरेस्ट को छोड़कर जाने वाला था, जिस वजह से यहाँ पर एम्परर दीथियन पहले तो उसे जाने नहीं देता, लेकिन फिर जब वो यूहाओ की बातों को सुनता है तो वो मान जाता है। लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपना काम खत्म होने के बाद यहाँ पर लौट आओगे, फिर चाहे तुम कहीं भी रहो मुझे इससे मसला नहीं, लेकिन तुम्हें हमारे आसपास ही रहना होगा। जिस पर यूहाओ प्रॉमिस करता है और फिर एम्परर दीथियन यहाँ पर उसे अपना रिवर्स स्केल देता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर तियांगमिंग उसे मना करता है, लेकिन यूहाओ फिर भी उस रिवर्स स्केल को पहन लेता है और कहने लगता है कि तियांगमिंग और बिंगमिंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द एम्परर दीथियन से ज्यादा पावरफुल बनूंगा और एक दिन इस रिवर्स स्केल को खुद उतार दूंगा। जिस पर हम देखते हैं यहाँ पर तियांगमिंग और बिंगमिंग दोनों ही यूहाओ पर अपना भरोसा जताते हुए कहते हैं कि ठीक है, फिर इस काम में हम भी तुम्हारा साथ देंगे। जिसके बाद यूहाओ वापस से श्रेक एकेडमी आ जाता है, जहाँ पर वो मेवे के साथ उसी सनराइज फॉरेस्ट में जाता है, जहाँ पर यूहाओ मिस यू को वही प्रॉमिस याद दिलाता है जहाँ पर इसने कहा था कि अगर तुमने एंसेस्टर तांगसान के दिए हुए टास्क को पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें 7 इमोर्टल हर्ब्स दूंगी। इसी के साथ बेबी यहाँ पे कहने लगते हैं कि मुझे 2 इमोर्टल हर्ब चाहिए ताकि मैं अपने प्यार को वापस पा सकूं, और जिसमें से एक आप हैं और दूसरे का मुझे पता नहीं, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस काम में जरूर हेल्प करेंगी। और अब आगे हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर मिस यूयूंग यहाँ पे यूहाओ और बेबी को बताने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जिस दूसरे इमोर्टल हर्ब की तलाश कर रहे हो उसका नाम क्या है, पर मैं कहना चाहूंगी कि इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो ब्लू सिल्वर ग्रास की एक बहुत ही सुप्रीम एग्जिस्टेंस है और जिसे कि लैन युंग हुआंग भी कहा जाता है। जिसके बाद मिस यू यहाँ पर बेबी से कहने लगती है कि तुम्हारी जो लवर है उसकी स्पिरिट ब्लू सिल्वर ग्रास होगी, है ना, और जो कि इस वक्त पूरी तरीके से पॉइजन की वजह से करप्ट हो चुकी है और अब तुम्हें मेरी जरूरत है ताकि मैं उसे डिटॉक्सिफाई कर सकूं। इसी के साथ वो यहाँ पर बताती है कि तुम्हें उससे पहले ब्लू सिल्वर एम्परर को अवेकन करना होगा ताकि तुम उसके जरिए से अपने लवर की जो ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट है उसे गाइड कर सको और मेरी पावर की मदद से तुम उसके अंदर मौजूद पॉइजन को भी डिटॉक्सिफाई कर सको, वरना वो जहर पूरी तरीके से उसकी बॉडी में फैल जाएगा और वो मारी जाएगी। जिस पर बेबी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। जिसके बाद बेबी उससे पूछने लगती है कि क्या तुम हमें लैन युंग हुआंग के बारे में बता सकती हो कि आखिर वो हमें कहाँ मिल सकती है। जिस पर मिस यू बताती है कि पूरे डोलू कॉन्टिनेंट में सारे लैनलिंग ग्रास में ये सबसे ज्यादा सुप्रीम है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि तुम्हारे इस एरा में सिर्फ एक ही लैन युंग हुआंग पाया जा सकता है और डाइटी तांगमोंग की मदर को 10,000 साल पहले उस फॉरेस्ट में भेजा गया था और जो कि उस एरा का लैन यिंग हुआंग था। पर जब आगे चलकर तांगसांग गॉड बन गया तो उसका जो लैन यिंग हुआंग था उसने भी वॉइड में ब्रेक थ्रू कर लिया और इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी, और तब से लेकर वो अब तक कहाँ है मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। यहाँ पर मिस यू निराश हो जाती है और बहुत ही दुख के साथ कहने लगती है कि माफ करना कि मैं इस मामले में तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाई, पर मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने सीड्स को बाहर निकालने लगती है और कहती है कि ये वो मेरे पॉलेंस हैं जिनके अंदर मेरी ही जैसी सेम इफेक्ट्स हैं और जो कि किसी भी पॉइजन को पूरी तरीके से क्योर कर सकती है। यहाँ पर बेबी उसके पास जाकर उस पॉलन को लेने लगता है और फिर कहने लगता है कि मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद मिस यू बताने लगती है कि तुम इसके जरिए से उसके अंदर के पॉइजन को क्योर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अगर उसकी स्पिरिट को हील करना है तो तुम्हें लैन यिंग हुआंग को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना अकेले मेरी ताकत से तुम उसे कभी भी नहीं बचा पाओगे। यहाँ पर बेबी कहने लगता है कि ठीक है, फिलहाल के लिए हमें जाना होगा क्योंकि डिटॉक्सिफाई का काम बहुत ही लंबा होता है। जिसके बाद अगर कुछ भी जरूरत पड़ती है तो हम आपको याद जरूर करेंगे। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो दोनों जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर इन्हें एक आवाज आती है जो कि इन्हें रोकने लगती है, और तभी हम यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत से आइस ग्रास को देखते हैं, जिसे देखकर यूहाओ कहता है कि तुम तो स्टार अनिस आइस ग्रास हो। यहाँ पर हम उस स्टार अनिस आइस ग्रास को देखते हैं जहाँ पर वो यूहाओ से कहने लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। जिसे देखकर यहाँ पर बेबी और यूहाओ खुश होते हैं, वो दोनों से अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर स्टार अनिस आइस ग्रास कहने लगता है कि लेकिन मैं ऐसे नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ मर्ज होना चाहता हूँ, बिल्कुल तियांगमिंग की तरह, ताकि मैं एक सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ उसकी ये बात मान जाता
जाता है और फिर यहाँ पर अपना वही रिचुअल स्टार्ट करने लगता है कि तभी यहाँ पर वो स्टार एंड हिज आइज ग्रास कहने लगता है कि मेरे रूट भले ही यहाँ पर हो लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक सोल बनकर ह्यूमन लाइफ को भी एंजॉय करना चाहता हूँ और आउटसाइड वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ, इवन कि मैं डिवाइन रियलम में भी जाना चाहता हूँ। मैं बादलों के ऊपर वाली जगह को भी देखना चाहता था, लेकिन हमेशा से मुझे लगता था कि शायद ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर जब उस दिन मैंने तुम्हें देखा जिसने कि बिना किसी हेजिटेशन के उस पॉइजनस ग्रास को ड्रिंक कर लिया, तो तब मुझे पता चला कि तुम वो इंसान हो जो कि आगे चलकर बहुत ही बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देने वाला है। और बस तब से ही मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि तब मेरे अंदर करेज नहीं था, लेकिन मैंने अपना माइंड बना लिया था। इसी के साथ यहाँ पर यूहा उसकी सारी बात सुनकर कहने लगता है कि मुझ पर अपना भरोसा दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में तुम इसे लेकर डिसअपॉइंट नहीं होगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि इनका फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर स्टार एंड हिज आइज ग्रास का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो लुक इतना ज्यादा गोलू मोलू और क्यूट सा है कि मैं क्या बताऊं। इसी के साथ इतने क्यूट से स्प्रिट बीस्ट के साथ अब यूहा के पास टोटल 4 स्प्रिट बीस्ट हो चुके हैं, जिससे यूहा के पास 2 लाख साल पुरानी सोल रिंग भी ऐड हो जाती है, जो देखकर वे भी उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि अब तो यूहा पहले से और ज्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर वो बताने लगता है कि इससे 1 लाख साल पुरानी सोल बोन भी अब ऐड हो गई है, जिसके बाद बेबी अब यूहा को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि अब तुम्हारे पास टोटल 7 स्प्रिट रिंग्स हो चुके हैं, जो कि तुम्हारे मार्शल स्पिरिट्स के लिए भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा और बेबी यहाँ से निकल जाते हैं और उन्हें जाता हुआ देखकर मिस यू कहने लगती है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर यूहा यहाँ पर बेबी को कहने लगता है कि मैं आपके साथ फिलहाल आपके काम में मदद के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे हाउतियान सेक्ट में जाना है जहाँ पर मैं वांग डोंगर से मिलना चाहता हूँ। जिस पर बेबी इससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमारे तांग सेक्ट का मैं बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, और तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो बस मुझे याद करना, मैं वहाँ पे हाजिर हो जाऊंगा। साथ ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जो भी फैसला लोगे, तुम्हारा तांग सेक्ट हमेशा तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर रहेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और यहाँ पर यू हाओ कहने लगता है कि वांग डोंगर मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम हाउतियान सेक्ट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर यू हाओ पहुँच जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यू हाओ पहुँचता है तो हाउतियान सेक्ट के जो लोग थे यहाँ पर उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं और कहने लगते हैं कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से वापस चली जाओ। जिस पर यहाँ पे यू हाओ कहता है कि मैं बस वांग डोंगर से मिलना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं यहाँ पर किसी भी गलत इंटेंशन से नहीं आया हूँ। जिस पर यहाँ पर एक लड़की कहने लगती है कि अच्छा, तुमने उसके साथ इतना बुरा किया, हमारी सेक्ट मास्टर को तुमने इतना ज्यादा हर्ट किया, उन्हें बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया और उनको इतनी बुरी सिचुएशन में भेज दिया, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हमारे सामने खड़े होकर कह रहे हो कि तुम्हें उनसे मिलना है, भला हम तुम्हें उनसे मिलने क्यों दें। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहा उनसे कहने लगता है कि मैंने कहा ना, मैं बस उससे मिलने आया हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यूहा गुस्से में आने लगता है कि तभी यहाँ पर बाकी के लोग कहने लगते हैं कि देखो, बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ, वरना बाद में हमें किसी चीज के लिए ब्लेम मत करना। जिस पर यूहा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर आजमा के देख लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहा इमीडिएटली अपनी एक सोल रिंग को एक्टिवेट करता है, जिससे निकलने वाली पावर इन सभी को फील होती है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस वांग डोंगर के दोनों अंकल आ जाते हैं, जिन्हें देखकर साथ ही यूहा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करने लगता है और कहने लगता है कि मैं बस यहाँ पर वांग डोंगर से मिलने आया हूँ। जिस पर उनमें से कहने लगता है कि यूहा, हम यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट करना नहीं चाहते, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज इसे अब हमारे लिए डिफिकल्ट मत करो और तुम्हारा उसके साथ जो कुछ भी था वो आज यहीं पर एंड होता है। यहाँ पर ये सुनकर यूहा कहने लगता है कि प्लीज मुझे बताइए कि आखिर उसे क्या हुआ है, मैं बस उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। जिस पर यहाँ पर मास्टर एयरमिंग कहने लगते हैं कि यूहा, हमने कहा ना, यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, और इस वक्त मिस वांग डोंगर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जिस पे यूहा कहने लगता है कि अगर मैं उससे बचा नहीं पाया तो आप लोग इसकी जो सजा मुझे देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, मुझे इससे कोई मसला नहीं, लेकिन प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। जिस पर देखिए मास्टर एयरमिंग उसके सामने जंप करते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें इससे मिलना ही है तो ठीक है, फिर पहले मुझे डिफीट करके दिखाओ, मुझे यहाँ पर हरा के दिखाओ, तभी तुम आगे जा सकते हो, क्योंकि तभी मैं समझूंगा कि तुम उससे मिलने लायक हो। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर एयरमिंग अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसे देखकर यूहा भी यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है, जो देखकर यहाँ पर मास्टर एयरमिंग को लगता है कि यहाँ पर यूहा ने हार मान लिया और वो यहाँ से आगे जाने लगते हैं। कि तभी पीछे से यूहा कहने लगता है कि मैंने हार नहीं मानी, जो सुनकर यहाँ पर मास्टर एयरमिंग कहते हैं कि अच्छा, तो मतलब ये है कि तुम मुझसे यहाँ पे फाइट करना चाहते हो, लगता है तुम्हारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ये पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर यूहा कहने लगता है कि अगर मुझे वांग डोंगर से आज मिलने के लिए आपसे क्या यहाँ मौजूद सभी से एक साथ फाइट करना पड़े तो मैं वो
भी करूंगा। जिसपे मास्टर एयरमिंग कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर देखते हैं कि किसमें कितना दम है। यहाँ पे इमीडिएटली हम देखते हैं कि जो यू हाओ होता है वो अपने सिक्स्थ सोल रिंग की पावर को एक्टिवेट करते हुए डेस्टिनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर जो मास्टर एयरमिंग होते हैं उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो मन ही मन यू हाओ की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये बच्चा पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब तो ये डेस्टिनी पावर को भी पोजेस करता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि मास्टर एयरमिंग यहाँ पर अपने स्पिरिट टाइटन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे बहुत ही टेरिफाइंग पावर यहाँ पर रिलीज होती है, जिसे फील करते साथ ही यू हाओ भी कहने लगता है कि ये बहुत ही टेरिफाइंग पावर है, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इसे झेल ही नहीं सकता। और फिर अगले ही पल मास्टर एयरमिंग यहाँ पर यू हाओ पर टूट पड़ता है और उस पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे यू हाओ भी लगातार डॉज करने की कोशिश करता है और अगले ही पल अपने ड्रैगन क्लॉसेस पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके अटैक का मास्टर एयरमिंग पर कुछ खास असर नहीं होता और भाई वो उसके हाथ को ही पकड़कर उसे फ्लाइंग जेट बनाकर दूर फेंक देता है। तो वो यू हाओ जिसने की अकेले पूरी की पूरी बीस्ट टाइट को रोक दिया था, यहाँ पर उसी यू हाओ को मास्टर एयरमिंग ने बहुत ही कैजुअल वे में पकड़ा और उठा के दूर पटक दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहाड़ों को तोड़ते हुए यू हाओ जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है और उसे सही सलामत देखकर यहाँ पर मास्टर एयरमिंग कहने लगता है कि लगता है मैंने तुम्हें कम आंका, जिसके साथ ही वो यहाँ पर अगले ही पल अपने स्पिरिट टाइटन से उस पर अटैक करवा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुल स्पीड के साथ यहाँ पर वो यू हाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसे देखते साथ ही यू हाओ यहाँ पर अपनी डेस्टिनी पावर का यूज करते हुए सोल स्किल्स नाम का अटैक यूज करता है, जिसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मास्टर एयरमिंग होते हैं वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर यू हाओ उनके सामने मौजूद था। जिसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर वो यू हाओ को देखते साथ ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पर यू हाओ इमीडिएटली अपने सिक्स्थ सोल स्वॉर्ड का यूज करना शुरू कर देता है और फिर उसके द सोल ऑफ वुड का सीक्रेट वाउंड नाम का अटैक करता है, जिससे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर एयरमिंग थे उसकी बॉडी से उसकी सोल निकल जाती है, जिसे देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर दोबारा से उसकी सोल उसकी बॉडी में आ जाती है और फिर यू हाओ यहाँ पर पे टूट पड़ता है और इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। पर अगले ही पल मौका पाते ही मास्टर एयरमिंग यहाँ पर अपने टाइटन से उस पर अटैक करवा देते हैं, जो देखकर यू हाओ भी पलक झपकते हुए यहाँ पर अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है और ये इतनी स्पीड से होता है कि मास्टर एयरमिंग को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो भी अब गुस्सा से पागल होने लगता है और अगले ही पल यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करते हुए यहाँ पर फायर टॉर्नेडो को क्रिएट कर लेता है, जिसे देखकर यहाँ पर यू हाओ भी कहने लगता है कि मैं एक साथ इतने सबको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी यहाँ पर यू हाओ अपने डेस्टिनी एम्परर बीस्ट की पावर का यूज करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब बस बहुत हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो डेस्टिनी एम्परर बीस्ट की पावर का यूज करता है, एक पावरफुल लेजर जैसी लाइट सीधा जाकर यहाँ पे मास्टर एयरमिंग से टकराती है, जिससे यहाँ पर उनका अटैक तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मास्टर एयरमिंग इतने ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते साथ ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और एक बहुत ही जायंट सा पंच सीधा यू हाओ के ऊपर लैंड कर देते हैं, जिसे देखते साथ ही यू हाओ यहाँ पर आइस एम्प्रेस की पावर का यूज करते हुए एक जोरदार पंच सीधा यहाँ पर मास्टर एयरमिंग के पंच की तरफ कर देता है, जिससे जैसे ही दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पर अगले ही पल यहाँ पर मास्टर एयरमिंग यहाँ पे यू हाओ पर भारी पड़ जाते हैं और उनका पंच सीधा यू हाओ को लग जाता है और वो चट्टानों से टकराते हुए सीधा बहुत दूर जाके गिरता है। लेकिन अगले ही पल जैसे धुआं हटता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर यू हाओ ने उसे स्टार एनिस ग्रास यानी कि उस ऑक्टागोना को बाहर निकाल लिया था और जरा देखो ये कितना ज्यादा क्यूट है। यहाँ पर हम देखते हैं वो आते साथ ही अपने स्टार एनिस आइस रोल मर्ड नाम का अटैक क्रिएट करना शुरू कर देता है, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर यू हाओ भी अब हील होने लगता है कि तभी यहाँ पर जो मिस वांग डोंगर का दूसरा अंकल था वो यहाँ पर स्टार एनिस आइस ग्रास की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पिरिट सोल बीस्ट की वजह से यहाँ पर यू हाओ बहुत ही रैपिडली हील होना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पे मास्टर न्यू दियान हैरानी के साथ कहते हैं कि यहाँ पर ये सोल बीस्ट उसकी हेल्थ को बहुत ही फास्टली रिकवर कर रहा है और जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है और जिसका मतलब ये कि यहाँ पर एयरमिंग के लिए अब ज्यादा मुश्किलें आने वाली है कि तभी यहाँ पर यू हाओ आइस फायर वर्क क्रैकर्स नाम का अटैक करता है। साथ ही वो वांग डोंगर की टेक्निक का यूज करते हुए आइस एक्सटर्मिनेशन नाम की एक टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो हवा में फ्लाई करते हुए बहुत ही फास्टली यहाँ पर क्रॉस स्लैश अटैक कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पर जो मास्टर
एयरमिंग होते हैं वो भी शॉक्ड हो जाते हैं और उनका एक हाथ ऑलमोस्ट हाफ फ्रीज हो जाता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर वो अपने हाथ को उसके अटैक से आजाद कर लेते हैं, जिसके बाद वो गुस्से से और ज्यादा चिल्लाते हुए यहाँ पर अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करने लगते हैं और फिर यहाँ पर सोल रीपर नाम का जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक है इनका, यहाँ पर वो उसे करने लगते हैं, जिसके साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही जायंट सा फायर टॉर्नेडो बनने लगता है, जिसके अंदर से वही टाइटन जो कि पहले से अब कई गुना ज्यादा ह्यूज हो चुका था वो अब उस फ्लेम से बाहर निकलता है और वो आधे साथ यहाँ पर अपने सामने मौजूद दो चट्टानों को पकड़ते हुए खड़ा हो जाता है। यहाँ पर उसे देखते साथ ही यू हाओ भी पीछे नहीं रहता और वो इमीडिएटली अपने दोनों स्वॉर्ड्स को कंबाइन करना शुरू कर देता है, जिसके बाद जैसे ही वो उन्हें इशारा करता है तो हवा में जाते साथ ही ये आपस में फ्यूज होकर एक जायंट से स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यू हाओ होता है वो हवा में जंप करते हुए उस स्वॉर्ड को सीधा यहाँ पर मास्टर एयरमिंग की तरफ थ्रो कर देता है, यानी उनकी टाइटन बॉडी की तरफ, जिससे यहाँ पर वो टाइटन भी घुमा के एक जोरदार पंच सीधा उस स्वॉर्ड की तरफ चल देता है, जिससे यहाँ पर सेकंड्स में यू हाओ को एक पावरफुल इम्पैक्ट फील होता है क्योंकि वो उस स्वॉर्ड से कनेक्टेड था और हम देखते हैं कि यू हाओ बहुत दूर जाके गिरता है, जिसे देखकर यहाँ पर मास्टर न्यू ध्यान भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो असल में जो यू हाओ था उसकी एक ट्रिक थी कि तभी यहाँ पर वो आइस एम्पर की पावर का यूज करना शुरू कर देता है और वो आधे साथ ही यहाँ पर अपने उसी फॉर्मेशन की मदद से एक जायंट से पाम अटैक को क्रिएट कर देती है और फिर अगले ही पल यहाँ पर जो मास्टर एयरमिंग का टाइटन था उसके ऊपर उस अटैक को चल देती है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर सीधा वो पाम अटैक उसके सिर के ऊपर जा लगता है और यहाँ पर वो टाइटन उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो जो दीतियान होता है वो अपने हाथों से उस पाम अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर यू हाओ ये नजारा दूर से देख रहा था और फिर बिना किसी देरी के यहाँ पर यू हाओ इमीडिएटली एक और पाम अटैक उस सब जायंट से पाम अटैक के ऊपर कर देता है, जिससे यहाँ पर वो टाइटन पूरी तरीके से उस पाम के नीचे दब जाता है और सभी लोग यहाँ पर इस पावर के इम्पैक्ट को भी फील कर पाते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो टाइटन था वो उस पूरे जायंट पाम अटैक को अपने पावर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उससे खुद को आजाद कर लेता है और फिर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर तेजी से यू हाओ की तरफ जंप लगाकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर उसे अपने करीब आता हुआ देखकर यू हाओ अपनी दूसरी सोल रिंग्स को भी एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर वो बिग मैंग के पावर का यूज करते हुए यहाँ पर खुद को उस टाइटन के उस पावरफुल अटैक से बचाने की कोशिश करता है और जैसे ही यहाँ पर यू हाओ का डिफेंस और यहाँ पर वो जो टाइटन था उसका वो अटैक दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे चारों तरफ धुआं छा जाता है। लेकिन अगले ही पल इस धुएं के बीच में से हम देखते हैं कि जो टाइटन था वो घुमा के एक और पंच सीधा यू हाओ की तरफ थ्रो करता है। अब यहाँ पर यू हाओ इस अटैक से बच जाता है, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर फ्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पर बिग मैंग और आइस एम्प्रेस की पावर को फ्यूज करना शुरू कर देता है, जिससे अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर आइस एम्पर और अपनी जो बिग मैंग थी दोनों ही अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल आइस शील्ड को क्रिएट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर वो टाइटन जब दोबारा से यू हाओ पर अपने पंच से अटैक करता है तो यहाँ पर उस शील्ड की वजह से यू हाओ बच जाता है। यहाँ पर ये शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि हम देखते हैं कि वो टाइटन दोबारा से अपने दूसरे हाथ से भी एक और पंच मारता है और लगातार 3-4 अटैक उस शील्ड पर करता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सोल बीस्ट की पावर आपस में फ्यूज होकर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को क्रिएट करती है, जिस वजह से यहाँ पर यू हाओ की जान बच जाती है। लेकिन यू हाओ इतने पावरफुल डिफेंस के साथ साथ पीछे हटना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो मौका पाते ही काउंटर अटैक करने लगता है, जहाँ पर वो हवा में जंप करते साथ ही यहाँ पर अपने आइस एम्पर्स की पावर पे यूज करता है, साथ ही स्टार अनिस ग्रास की पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो सबसे पहले आइस एम्पर की पावर का यूज करते हुए उस बड़े से टाइटन को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है, साथ ही उसके आसपास की जगह को भी, जिससे कि वो टाइटन अपनी जगह से हिल नहीं पाता। लेकिन अगली पल यहाँ पर वो स्टार अनिस ग्रास की वाइन से उसे पूरी तरीके से जकड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद आइस एम्प्रेस और बिग मैंग की पावर को फ्यूज करके यहाँ पर जो फॉर्मेशन स्टार्ट में यू हाओ ने बनाया था उस पर से बहुत से स्लैश अटैक सीधा वो इस जायंट से टाइटन के ऊपर चल देता है और हम देखते हैं कि लगातार बिना रुके हजारों की तादाद में स्लैश अटैक सीधा उस टाइटन की तरफ होने लगते हैं। यहाँ पर लगातार उस पर वो स्लैश अटैक गिर तो रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो टाइटन अपनी फुल पावर का यूज करते हुए खुद को उन वाइन से आजाद कर लेता है और वो बहुत ही किलिंग इंटेंट के साथ यू हाओ पर एक डेडली अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पर यू हाओ आइस एम्पर्स की पावर का यूज करते हुए यहाँ पर आइस से बनी हुई एक बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट को पकड़ते हुए सीधा उसकी तरफ अटैक के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही यहाँ पर आइस एम्पर्स भी लगातार अपनी पावर का यूज कर रही थी, जिससे हम देखते हैं कि आसपास की हर एक चीज फ्रीज होने लगती
लगती है। जहाँ कहीं भी उसका स्लैश अटैक पड़ता है वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है। यहाँ पर इन दोनों को अपनी तरफ ऐसे डेडली अटैक करता हुआ देखकर हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर न्यूथियन इमीडिएटली अपनी सोल बीस्ट की पावर का यूज करते हुए उस जाइंट से ड्रैगन की मदद से यहाँ पर सबसे पहले उस टाइटन को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और फिर इमीडिएटली यहाँ पर अपने क्लॉज से हम देखते हैं कि यू हाउ को भी वो रोक लेता है, जिसके साथ ही यहाँ पर वो दोनों को पकड़ के अलग कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि ये दोनों वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद वो इन दोनों से कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये इन दोनों को लेकर दूसरी जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो यू हाउ से कहने लगता है कि हाँ तुमने अपनी काबिलियत यहाँ पर साबित कर दी है, तुम्हारे अटैक्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हो चुके हैं। यहाँ पर यू हाउ भी खुश होता है और कहने लगता है कि आज मैंने पहली बार लगातार 3 पंचेस मास्टर एयरमिंग की तरफ किए थे, पर अगली बार मैं जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर यू हाउ ये सारी बातें कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर जो मास्टर न्यूथियन होते हैं वो बताने लगते हैं कि यहाँ पर एयरमिंग ने अभी बस अपना 30% पावर ही यूज किया है, पर मैं हैरान हूँ कि तुम इस हद तक भी उसका सामना कर सकते हो। यहाँ पर यू हाउ का सिर घूम जाता है जब उसे पता चलता है कि ये इनकी पावर का बस 30% था। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे उस सेक्ट के अंदर ले आते हैं और फिर यहाँ पर मास्टर न्यूथियन यू हाउ को अप्रिशिएट करते हुए कहने लगते हैं कि आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे भरोसे के लायक हो। और फिर वो उसे यकीन दिलाता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं वांग डोंगर को प्रोटेक्ट करता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल के लिए वो यहाँ पर नहीं है। जो सुनकर यू हाउ शॉक्ड हो जाता है और फिर वो हैरानी के साथ कहता है कि अगर वो यहाँ नहीं है तो गई कहाँ। जिस पर मास्टर न्यूथियन कहने लगता है कि कुछ ही वक्त पहले यहाँ पर उसके फादर की तरफ से उसे एक लेटर मिला था। हालांकि वो खुद तो यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन उस लेटर में उन्होंने डिटेल में लिखा था कि हम कैसे उसके डिजीज को क्योर कर सकते हैं। जिसके बाद जैसा उसमें लिखा था हमने उसे फॉलो किया और फिर वांग डोंगर को होश भी आ गया और इस बात को हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए। यहाँ पर वांग डोंगर होश में आ चुकी थी और उसका जो डिजीज था उसे भी पूरी तरीके से क्योर कर लिया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भले ही वांग डोंगर जाग चुकी है लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है, जिसका मतलब ये कि वो तुम्हें भी भूल चुकी है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही यू हाउ का दिल जैसे टूट सा जाता है, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे सुनकर बहुत राहत मिली कि वांग डोंगर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो दोनों मास्टर कहते हैं कि वो तुम्हें भूल चुकी है और तुम खुश हो। जिस पर यू हाउ कहने लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, जिससे आप प्यार करो वो इंसान अगर आपको भुला दे इससे बड़ी तकलीफ दुनिया में और क्या होगी। पर मैं खुश हूँ कि वांग डोंगर इस वक्त सही सलामत है और वो जाग चुकी है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो इस वक्त कहाँ पर है, किस हालत में है और उसे मैं याद हूँ या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसकी मेमोरी को रिगेन करने में उसकी मदद करूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पर दोनों मास्टर को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं वांग डोंगर को ढूंढूंगा और उसकी याददाश्त को वापस लाने का मैं रास्ता भी ढूंढ लूंगा। इसी के साथ यहाँ से यू हाउ चला जाता है और उसे देखकर यहाँ पर दोनों एल्डर कहने लगते हैं कि जब जब ये बच्चा ऐसे बिहेव करता है तो मुझे वांग डोंगर के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। इसी के साथ हम यू हाउ को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी मदर की केव के पास जाने लगता है और फिर अपने मन में कहता है कि मुझे मदर को इतनी बड़ी गुड न्यूज सुनानी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी मदर की केव के पास जाता है तो वो